हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक T4 डीएनए पॉलीमरेज और क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट। T4 डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफाज। जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है उसको हम ऑब्टेन करते हैं T4 बैक्टीरियोफाज से। बैक्टीरियोफाज इज ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 103 किलो डाल्टन। इसके अंदर 15 सिस्टीन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। सिस्टीन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड और इस एक सिस्टीन के साथ एक सल्फाहाइड्रल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। सल्फाहाइड्रल ग्रुप इज दैट इज SH। टेम्पलेट और प्राइमर की क्या मतलब, जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है उसको अपनी एक्टिविटी के लिए टेम्पलेट और प्राइमर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर क्या होता है, जैसे कि ये कोई डीएनए का स्टैंड है तो जो 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या कर देगा, ये OH ग्रुप को ऐड कर देगा। मतलब जो प्राइमर है वो आगे जो प्राइमर है वो आगे क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड होगा और जो आगे है रेप्लिकेशन को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। कैन नॉट यूज ए निक डुप्लेक्स बट रिपेयर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद ए प्राइमर। ये जो निक डुप्लेक्स है उसको यूज नहीं करेगा, बट रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद ए प्राइमर। लेकिन इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्राइमर के साथ। अब ये निक डुप्लेक्स को यूज क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है उसके केस में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, निक उसके अंदर निक ट्रांसलेशन हो सकता है। मतलब वो निक डीएनए को यूज कर लेता है। अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई निक है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे प्राइमर है तो ये क्या करेगा, इस स्टैंड को आगे खोलता जाएगा और क्या करता जाएगा, नए स्टैंड की फॉर्मेशन करता जाएगा। ये है डीएनए पॉलीमरेज 1 के केस में। लेकिन जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है वो निक डुप्लेक्स को क्या नहीं करता, यूज नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है। कैन फंक्शन टू फिल स्मॉल एंड लार्ज गैप्स। ये क्या करता है, स्मॉल और लार्ज गैप्स को क्या कर देता है, फिल कर देता है। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड है वो शॉर्ट गैप्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं। सिमिलर टू द क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। T4 डीएनए पॉलीमरेज और क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट्स के अंदर दो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, डेट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। टर्नओवर नंबर 400 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। मतलब ये एक सेकेंड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है उसको हम टर्नओवर नंबर बोलते हैं। तो जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है वो एक सेकेंड में 400 न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। एग्जिबिट्स हाई फिडिलिटी। जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है इसकी जो फिडिलिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। मतलब अगर किसी डीएनए स्टैंड के अंदर कोई भी न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो गया तो ये क्या करेगा, उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करके क्या कर देता है, ठीक कर देता है। स्ट्रॉन्ग 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसके पास जो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। प्रोसेसिविटी विद टेम्पलेट, नेचुरल और होमोपोलीमर। ये जो मैंने बताई है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने की जो एक्टिविटी है वो 400 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ये इसकी ऑप्टिमम है। लेकिन नेचुरल और होमोपोलीमर्स के केस में इनकी जो एक्टिविटी है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने की वो क्या है, अलग अलग है। मतलब जो प्रोसेसिविटी वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ T4 डीएनए पॉलीमरेज। ये हमने एक डीएनए का स्टैंड ले लिया। अब जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है वो हमने विदाउट डीएनटीपीज लिया है। जब हम इसको विदाउट डीएनटीपीज लेते हैं तो क्या होता है, जैसे T4 डीएनए पॉलीमरेज है इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज प्रेजेंट होती हैं।
पॉलीमरेज एक्टिविटी को ये तब शो करेगा जब इसके पास डीएनटीपीज प्रेजेंट होंगी। तो अभी इसके पास डीएनटीपीज नहीं है, तो ये किसको शो करेगा? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करेगा। तो इस केस में जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या कर देगा? इस स्टैंड को कट कर देगा 3 प्राइम एंड से। जब इसने 3 प्राइम एंड से स्टैंड को कट किया तो जो हमारे पास स्टैंड आया वो क्या हो गया? मतलब छोटा हो गया। छोटा हो गया तो जो 3 प्राइम एंड है दोनों स्टैंड्स का वो क्या है? फ्री प्रेजेंट है। और जो ये वाला स्टैंड है ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड्स प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया? जो रेडियो लेबल डीएनटीपीज हैं वो T4 डीएनए पॉलीमरेज को क्या की? प्रोवाइड की। अब जो रेडियो लेबल डीएनटीपीज प्रोवाइड की तो जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को क्या करने लग गया? शो करने लग गया। शो करने लग गया तो जो 3 प्राइम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था दोनों की साइड वो क्या शुरू करने लग गया? डीएनटीपीज को ऐड करने लग गया। जब ये डीएनटीपीज को ऐड करता है तो हमारे पास क्या होता है? पूरे डीएनए स्टैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ T4 डीएनए पॉलीमरेज। जैसे कि हमें पता है जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है उसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है। प्यूरिफाइड फ्रॉम ए स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई कैरिंग T4 डीएनए पॉलीमरेज जीन। इसको हम प्यूरिफाई करते हैं स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई से और इसके पास होता है T4 डीएनए पॉलीमरेज जीन। अब हम देखते हैं क्लीनअप फ्रेगमेंट। क्लीनअप फ्रेगमेंट का क्या होता है? इट इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 फ्रॉम ई कोलाई। ये किसका फ्रेगमेंट है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या करता है? जैसे कि ये डीएनए का स्टैंड है इसको कट कर देता है 2 हिस्सों के अंदर। एक बनेगा लार्ज फ्रेगमेंट और एक बनेगा स्मॉल फ्रेगमेंट। तो जो लार्ज फ्रेगमेंट है उसको हम क्लीनअप फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्लीनअप फ्रेगमेंट बोलते हैं। लार्ज फ्रेगमेंट के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी प्रेजेंट होती है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। और जो शॉर्ट फ्रेगमेंट है उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं क्लीनअप फ्रेगमेंट। डीएनए पॉलीमरेज 1 हैव टू प्रॉपर्टीज, polymerization 5 prime to 3 prime activity और exonuclease 3 prime to 5 prime activity and lacks 5 prime to 3 prime exonuclease activity। मतलब जो क्लीनअप फ्रेगमेंट है उसके पास ये दो एक्टिविटीज प्रेजेंट होंगी और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्लीनअप फ्रेगमेंट इज द लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। जो क्लीनअप फ्रेगमेंट है वो लार्ज फ्रेगमेंट है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज 1 के केस में तीनों एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। लेकिन जो क्लीनअप फ्रेगमेंट है उसके केस में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लीनअप एंड T4 डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इधर की साइड हम देखेंगे क्लीनअप और क्लीनअप फ्रेगमेंट्स और इधर की साइड हम देखेंगे T4 डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लीनअप फ्रेगमेंट। क्लीनअप फ्रेगमेंट इज ए लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विच लेक्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। जो क्लीनअप फ्रेगमेंट है वो लार्ज फ्रेगमेंट है डीएनए का और इसके पास जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब हम देखते हैं T4 डीएनए पॉलीमरेज की इज द पॉलीमरेज दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरियोफाज T4। जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज T4 से। अब हम देखते हैं सोर्स एंड ओरिजिन ऑफ क्लीनअप फ्रेगमेंट। जो क्लीनअप फ्रेगमेंट है उसको हम इकोलाई से, इकोलाई है वो उसका सोर्स है और जो T4 डीएनए पॉलीमरेज है उसका सोर्स है बैक्टीरियोफाज T4। प्रोसेसिविटी वैल्यू है क्लीनअप फ्रेगमेंट की कम होती है और T4 डीएनए पॉलीमरेज की ज़्यादा होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो क्लीनअप के अंदर क्या होती है? कम होती है और इसके अंदर मोर देन 200 टाइम्स देन क्लीनअप फ्रेगमेंट। मतलब क्लीनअप फ्रेगमेंट से 200 टाइम्स ज़्यादा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। क्लीनअप फ्रेगमेंट का जो मोलिकुलर वेट है वो 68 किलो डाल्टन है और जो T4 डीएनए पॉलीमरेज का जो मोलिकुलर वेट है वो 103.6 किलो डाल्टन है।
टेम्परेचर है क्लीनर फ्रेगमेंट्स के लिए कैन बी यूज एट 25 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर, इसको हम 25 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज एट 12 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स रोबस्ट एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसको हम 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रोबस्ट एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।